गौरी भाभी कहाँ हो आप? सूरज ने अपना हेलमेट एक ओर रख दिया और दूसरे हाथ का पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बारिश की बूंदों को शर्ट से हटाते हुए वह फिर बोला, अब कुछ नहीं बनाना भाभी। अली की शॉप खुली थी अभी। बिरयानी मिल गई और फिर किचन से प्लेटें लेने चला गया। गौरी रूम से बाहर आ गई। वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर कानपुर से अभी अभी लौटी थी। रात के 8 बज रहे थे। पति पंकज अपने काम के सिलसिले में एक सप्ताह से बाहर था। इसीलिए वह सूरज की मदद से आराम से इंटरव्यू देकर लौट आई, वरना पंकज उसे जाने ही नहीं देता। गुस्सा करता। सूरज ने ही विज्ञापन देखा, फॉर्म भरवाया, टिकट कराया और ट्रेन में बैठा कर भी आया। सुबह शाम हाल भी पूछता रहा। तभी तो नौकरी पक्की हो गई तो उसे बताकर गौरी को कितनी खुशी हुई थी। पंकज से तो शेयर भी नहीं कर सकती। अरे तुम बारिश में नाहक परेशान हुए सूरज। मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ। अभी बना लेती फट से कुछ। मालूम है 3 से 4 दिनों से तुम सूप ब्रेड टोस्ट से ही काम चला रहे होंगे। बाहर का खाना भी तुम्हें सूट नहीं करता। गौरी उसके गीले कपड़ों को देखते हुए बोली। कपड़े बदल आओ सूरज। तब तक मैं अदरक वाली चाय बना लेती हूँ। पीनी है या नहीं? वह उसे छेड़ते हुए बोली। उसे मालूम था उसके हाथ की अदरक वाली चाय सूरज को पसंद है। हाँ भाभी, चाय मुझसे सही नहीं बनती, इसलिए बनाई ही नहीं, कहकर वह सिर खुजलाते हुए चेंज करने चला गया। वाह मजा आ गया भाभी। लग रहा है बरसों बाद चाय पी रहा हूँ। सूरज कपड़े बदल कर आ गया था। हाँ, मुझे लग रहा है देवरानी का इंतजाम जल्दी करना पड़ेगा। गौरी मुस्कराई। इतने सारे फोटो देकर गई थी, कोई पसंद की? नौकरी तो ये दिल से करना भी नहीं चाहते हैं। बेकार ही पीछे पड़े हैं। तुम्हारे कहने पर शायद मान जाएं। हाँ सही कह रही हैं आप। पहले क्यों नहीं आया ख्याल इस बात का? कहा था एक बार, मगर वही ईगो की बात है। ठीक है, मैं बात करता हूँ भैया से। आते ही मत कहना। घर रात 12 बजे पहुँचेंगे। सुबह का इंतजार कर लेना। सूरज का उतावलापन देखकर गौरी ने कहा। हाँ हाँ भाभी, पर कल पहले आप ट्रीट तो दीजिए। इंटरव्यू सफल होने की खुशी में एक मूवी तो बनती है। डन, कहते हुए गौरी मुस्करा दी। जब से गौरी ब्याह कर घर आई थी, सूरज उसका देवर कम दोस्त अधिक बन गया था। घर में और कोई तो था नहीं। पंकज की माँ पहले ही चल बसी थी। गौरी केवल 1 साल सूरज से बड़ी थी और पंकज गौरी से 8 साल बड़ा। उम्र का फासला तो था ही, पर अपने पिता के निधन के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पंकज और भी धीर गंभीर व्यक्तित्व का बन गया था। अपने मरने से पहले माँ ने अपने पति के मित्र की लड़की गौरी से शादी करने को राजी कर लिया था। देख पंकज, अब बहुत जिम्मेदारी हो ली। बहन विदा कर दी, पापा का इलाज करवाया। सूरज को भी पढ़ा लिखा रहा है। अगले साल उसकी भी नौकरी लग जाएगी। तुझे शादी करनी ही पड़ेगी अब, वरना मेरा माँ। अम्मा, पंकज ने माँ को आगे नहीं बोलने दिया। तू हामी भर दे, मैं अभी फोन कर देती हूँ घनश्याम जी को रोट। इस तरह गौरी पंकज की दुल्हन बन घर आ गई थी। पंकज के धीरगंभीर व्यक्तित्व में गौरी सहज न रह पाती, जबकि उसके उलट सूरज का हंसमुख स्वभाव उससे मैच करता। दोनों की पसंद भी मिलती जुलती थी। अक्सर पंकज के पास समय ही नहीं रहता, न ही काम के अलावा उसका कहीं मन लगता। गौरी धमाल मूवी देखना चाहती थी। सूरज 3 टिकट ले आया। पंकज को ये सब बातें बचकानी लगती। ऐसी फिल्मों में मेरी कोई रुचि नहीं। तुम दोनों ही देख आओ। पंकज जानता था कि उसकी बोर कंपनी में वे भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। गौरी को अधिक साथ सूरज का ही मिला। वह उससे काफी घुल-मिल गई थी। दोनों की पसंद भी एक। मूवी हो या टीवी के प्रोग्राम, अक्सर समय मिलता तो साथ देखते।
महीने की शॉपिंग भी दोनों साथ कर आते। मजाक में कभी कभी गौरी कहती थी, जरा सी चूक हो गई अम्माजी से, बड़े से नहीं छोटे से मेरा ब्याह कराना चाहिए था। पसंद भी एक जैसी और स्वभाव भी, सूरज हेल्पिंग भी है, वरना मैं तो यहाँ गृहस्थी अकेले संभाल न पाती। दोनों ने मिलकर पंकज को किसी तरह कानपुर शिफ्ट होने के लिए मना लिया। इंडस्ट्रियल एरिया है भैया, चलो वहीं चलकर कुछ साथ करते हैं। यहाँ हर कोने में अम्मा की यादें बसी हैं। बड़ा खाली खाली सा लगता है। आपका भी मन नहीं लगता है, इसीलिए बाहर रहते हो। चलते हैं भैया, सूरज बोला। सभी कानपुर शिफ्ट हो गए थे। गौरी अपनी नौकरी पर जाने लगी। 2 से 3 सालों में भाइयों की मेहनत रंग लाई। वहां कार एवरी सॉल्यूशन पॉइंट नाम से वे नामी गैराज के मालिक बन गए। मोटर पार्ट्स की फैक्ट्री लगाई। फिर ग्रीन कैब और कार डेकोर का बिजनेस भी चालू किया। काम तो अच्छा चल पड़ा भाभी। आप महान हो, आप सही में प्रेरणा हो। बस अब आप काम छोड़ दो, बहुत हुआ। अब तो चाचा कहने वाली गुड़िया ला दो। एक दिन गौरी को सोफे पर बैठा कर सूरज बोला। क्यों नहीं सूरज, पर पहले मेरी देवरानी का इंतजाम करो, फिर आराम ही आराम करूंगी। तब चाचा कहने वाली गुड़िया भी आ जाएगी और पापा कहने वाला गुड्डा भी। कह गौरी जोर से हंस पड़ी थी। घर इतना बड़ा हो गया पर रहने वाले वही 3। रहने वालों की संख्या बढ़नी ही चाहिए और उत्सव भी मनने चाहिए। अब शादी के लिए और मना नहीं करोगे आप देवर जी? रिश्ते के लिए आए फोटो में सुरुचि का फोटो बार बार उठाकर देख रहे थे। वह पसंद है ना? शर्माने से काम नहीं चलेगा। गौरी न उसकी कमर में चिकोटी काटी तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया। गौरी के आने के 5 साल बाद घर में 2 बंदों का इजाफा हुआ। एक गौरी ने बेटी को जन्म दिया और दूसरे सूरज से शादी के बाद सुरुचि का घर में प्रवेश हुआ। शुरू शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे सुरुचि पैसों का हिसाब रखने लगी। गौरी के प्रबंध में भी कोई न कोई नुक्स निकाली रहती। सूरज का गौरी से पूछ पूछ कर काम करना भी उसे न भाता और न ही वह चाहती कि उसका सूरज गौरी के कहे पर चले। उसे साथ लेकर घूमना फिरना, मूवी, मार्केट जाना, बिस्तर में बैठकर साथ टीवी देखना, हंसी मजाक करना उसके कलुषित मन को और कसैला बना देता। उसने सूरज से कई बार कहने की कोशिश की, पर वह डपट देता कि कूड़ा दिमाग है तुम्हारा, साफ करो। माँ के बाद भाभी मेरी माँ समान है, बड़ी बहन भी है और दोस्त भी। सूरज के सामने तो वह चुप हो जाती, पर गौरी को रह कर ताने देने से बाज न आती। गौरी का खून खौल उठता, पर कलह बचाने के उद्देश्य से उसने उसे कुछ न कहना ही उचित समझा। सूरज से वह थोड़ी दूरी भी रखने लगी, जिससे सुरुचि को बुरा न लगे। उसे इस बात का ध्यान रहता। सुरुचि को तब भी चैन नहीं आया। एक दिन उसने मौका पाकर पंकज के कान भरने चाहे। भैया आप तो बड़े भोले हो, काम में इतने व्यस्त रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है का मतलब? तब सुरुचि ने अपने मन का सारा जहर उगल दिया। सुनकर पंकज उसी पर आपे से बाहर हो गया। बोला, छी, ऐसी घटिया बातें सोची भी कैसे तुमने? सूरज को वह अपना देवर नहीं, छोटा भाई मानती है। सूरज ने भी उसे बड़ी बहन का दर्जा दिया। मैं अधिक व्यस्त रहता हूँ तो वह उसके साथ मिलकर घर की हर जरूरत का ख्याल रखता है, तो इसका यह मतलब है। इसी बीच गौरी वहां आ गई। पूछा, क्या हुआ पंकज? पंकज को गुस्से में देख वह घबरा गई थी। सूरज भी वहां आ पहुंचा। वह समझ रहा था जो कड़वाहट सुरुचि ने उसके मन में घोलनी चाहिए थी वही जहर भैया के सामने उगल दिया होगा। ऐसे शादी नहीं चल सकती। तुम्हें भाभी से माफी मांगनी होगी, फिर तुम चाहे जहां जाओ, कह सूरज ने वहां से खिसक रही सुरुचि को पकड़ लिया। बीच बचाव करती गौरी पास आ गई। यह क्या तरीका है सूरज, पत्नी से बात करने का?
छोड़ो इसे। सूरज ने पकड़ ढीली की तो सुरुचि एक ओर हट गई। इसमें गलत क्या है? किसी भी नवविवाहिता को बुरा लगेगा कि उसका पति उससे अधिक दूसरे को महत्व दे रहा है। यह तुम्हारे साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहती है, तो इसमें हर्ज क्या है? हर जगह मुझे साथ ले चलो या हर बात में मैं घुसी रहूं, यह भी ठीक नहीं। मैंने पंकज से पहले ही कहा था। सूरज, अब तुम शादीशुदा हो, तुम दोनों की अपनी लाइफ, अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए, गौरी बोली। हाँ, गौरी ने मुझसे पहले ही कहा था। मैं इसे नाहक ही गलत समझ रहा था। इसने जिद करके तुम्हें शादी की सालगिरह पर फ्लैट गिफ्ट करने के लिए खरीदवाया। यह तुम दोनों को सुखी देखना चाहती है। इसने 2 बिजनेस भी सूरज के नाम से अलग करवा दिए। क्या पंकज अलमारी से सारे पेपर्स निकाल लाया था। तुम अगले हफ्ते, क्या आज ही यह सब अपने पास रखो। जाओ, तैयारी करो और खुश रहो। भैया भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। सुरुचि चरणों में गिर पड़ी। सूरज गुड़िया को गोद में उठाए उसके गाल पर प्यार करने के बहाने अपनी नम आंखों को पोंछ रहा था। गौरी समझ गई कि सबसे अलग जाने की कल्पना से सूरज का दिल कितना आहत हो उठा। बोली, कोई नहीं देवर जी, पास ही तो हैं। दोनों जब चाहो आते जाते रहना। और फिर वह सुरुचि को प्यार से गले लगाते हुए बोली, यह मीत मेरा पर मनमीत तुम्हारा ही है। का मुस्करा उठी।